इमरान खान हूँ। अफसोसनाक खबरें हैं दो। सबसे पहले शहजाद अकबर साहब के घर पे एक और हमला हुआ है और ये 31 दिसंबर की रात को ये हमला हुआ। शहजाद अकबर साहब को मैंने फ़ोन किया, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया एक्चुअली वो अपने घर में नहीं है, पुलिस ने उनको रीलोकेट किया हुआ है और उनके घर से उनको हटाया हुआ है। कुछ फोरेंसिक वालों का काम चल रहा था, कुछ इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी और इस बीच में उनके घर के ऊपर मुबैना तौर पे एक और अटैक हो गया। जब मेरी शहजाद अकबर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है और अब तक की जो मालूमात हैं घर के ऊपर अटैक किया गया है और ये पैगाम दिया गया है कि जो लोग पीछे आ रहे हैं, जो लोग ये करना चाह रहे हैं, उनकी जानिब से ये एक सख्त पैगाम है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब ये बहुत हैरान कुन है, एक हफ्ते में दूसरा अटैक, ये बरतानवी पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है और उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो हमलावर है वो शायद पुलिस को भी खातर में नहीं ला रहे। बरतानिया में बैरिस्टर शहजाद अकबर के घर पे नामालूम अफराद का हमला और जलाने की कोशिश, ये रिपोर्ट हुआ है। ये 31 दिसंबर की शाम को अटैक हुआ। इंग्लैंड का इलाका है कैम्ब्रिज शायर, वहां पे उन्होंने बताया कि उनकी रिहाइशगाह के ऊपर एक मुजरिमाना हमला किया गया जिसका मकसद शदीद नुकसान पहुंचाना था। आग लगाने की कोशिश की, इमलाक को नुकसान पहुंचाया। शहजाद अकबर कहते हैं कि एक हफ्ते में मेरे घर पर और मेरी फैमिली पर यह दूसरा संगीन हमला किया गया है। दोनों वाकयात वाज़े बदनीयती के साथ अंजाम दिए गए। ये वाकयात कोई इत्तफाकी नौयत के नहीं हैं और ना ही दोनों अलग थलग वाकयात हैं। ये मनसूबाबंदी के तहत मुझ पर हमला किया जा रहा है। पहले जो मुझ पर हमला किया गया उसमें मुझे शदीद जिस्मानी चोटें भी आई थी। ये नादरीन सूरत हाल है। अब इस पे पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बरतानिया जैसे मुल्क में भी अगर आप महफूज नहीं है या आपका घर महफूज नहीं है तो बरतानिया की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। पूरी दुनिया में लोग जिन ममालिक को महफूज समझते हैं उनमें एक मुल्क बरतानिया भी है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे जराइम पेशा अफराद अपनी मनमानी नहीं कर सकते और बाहर से आने वाले उनके दुश्मन उन्हें टारगेट नहीं कर सकते। ये एक वेपन फ्री सोसाइटी है, यहाँ पे हथियार नहीं है लोगों के पास, लेकिन इसके बावजूद इस किस्म के अटैक्स और ऐसी दीदा दिलेरी, ये बरतानवी पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा नादरीन एक और अफसोसनाक खबर है। मियाँ अली अशफाक साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे और सहाफ़ी उनके भी दोस्त हैं और मेरा तो बचपन का दोस्त है। एक शानदार ताल्लुक हमने सारी जिंदगी एंजॉय किया। तो मियाँ अली अशफाक साहब एक केस लड़ रहे थे और कराची के अंदर जो वाकया हुआ रजब भट्ट नामी सोशल मीडिया एंटरटेनर के साथ जो वहां पे इंसिडेंट हुआ, बड़ा अफसोसनाक। वकला ने उनको मारा कि उन्होंने किसी वकील के बारे में तनकीद की थी और इस वाकये के बाद एक FIR भी दर्ज हुई। बहरहाल अब कराची में जो ये तशद्दुद का मामला था ये पंजाब बार काउंसिल में पहुंच गया और जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि जो कराची की बार है, बजाय इसके कि वो एक्शन लेते इस पुरतशद्दुद वाकये का, उन्होंने लिख दिया यहाँ पे पंजाब बार को और पंजाब बार ने मियाँ अली अशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। अब तक जो दस्तयाब मालूमात हैं उनके मुताबिक तो यही है कि ना बुलाया गया, ना सुना गया, ना बात की गई, ना पूछा गया और एक तरफा ये कार्रवाई कर दी गई और लाइसेंस की मुस्तकिल मनसूखी के लिए ये मामला डिसिप्लिनरी कमेटी को भी भिजवा दिया गया है और इसमें इल्जाम ये लगाया गया है कि कराची सिटी कोर्ट में हड़ताल के बावजूद अली अशफाक साहब अदालत में पेश हुए। तो क्या ये पहली दफा ऐसा हुआ है? यानी वकला की हड़ताल के बावजूद बहुत सारे वकला अदालतों में पेश होते रहते हैं। हमने एक दफा नहीं कई मरतबा देखा है, बहुत मरतबा देखा है, ऐसा होता रहता है। क्या तमाम वकला के लाइसेंस मनसूख हो जाते हैं? ये मामला उस लड़ाई का है और मेरे ख्याल में ये अब निशाना बनाया जा रहा है और ये ज्यादती की मिसालों में से एक और मिसाल है। मियाँ अली अशफाक ने, हम बहुत सारे सहाफ़ियों के केसेस और बहुत सारे सियासतदानों के केसेस और बहुत सारे पिसे हुए तबकात के केसेस, ऐसे लोगों के केसेस जो पैसे भी नहीं दे सकते, बगैर किसी फीस के लड़े हैं। अब अली अशफाक को बहुत सारे लोग इसलिए भी निशाना बनाते हैं, कुछ मेरी वजह से बनाते हैं कि मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए अली अशफाक को निशाना बनाते हैं। कुछ लोगों के साथ पुराना कोई स्कोर सेटल का मामला, अली अशफाक ने उनको तकलीफ दी हुई है माजी में, तो उन्हें लगता है कि अब मौका इससे बदला लेने का, हम तगड़े हो गए हैं तो वो अब इसको तकलीफ पहुंचाते हैं। तो सबका अपना अपना रीजन है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में मौजूद है और जिनकी इस आदमी ने मदद की है वो सारे ये जानते हैं कि बड़े खलूस के साथ अली अशफाक ने बहुत सारे लोगों के केसेस लड़े हैं और वो सब लोग आवाज भी उठा रहे हैं इस मामले में। तो मुझे उम्मीद है कि वकला खड़े होंगे और वो इस ज्यादती के खिलाफ बात करेंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। राणा सनाउल्लाह साहब ने यह दावा किया कि जो भी फौजी क़यादत के खिलाफ बातचीत हो रही है या प्रोपेगेंडा, वो इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, यहाँ पे हम तनकीद कहते हैं, तनकीद हो रही है गलत काम के ऊपर। तो अल्फाज का चुनाव अलग अलग है ना। हमें यह लगता है कि फौजी क़यादत जो इस वक्त पॉलिसीज चल रही है उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, उनकी पॉलिसीज की वजह से। हुकूमत उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करती है जिनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
वो कह रहे हैं जी ये सिलसिला बंद हो तो मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, आसिम मुनीर अगर इमरान खान साहब के साथ बैठ जाए, बातचीत हो जाए तो मसले का हल निकल आएगा। देखिए आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तो ना 3 में ना 13 में बेचारे बिला वजह ही बीच में होंगे, लेकिन अगर आसिम मुनीर इमरान खान साहब से मिलने जाके, जो इमरान खान की बहन ने भी कहा था कि अगर इमरान खान के सामने कोई रो दे तो वो फिर माफ कर देते हैं, लेकिन आसिम मुनीर साहब को करना क्या, सिर्फ इमरान खान साहब से ये कहना कि जी मुझे आप कुछ ना कहें, फिर उन्हें इस्तिस्ना की भी जरूरत नहीं रहेगी, फिर उन्हें किसी और ऐसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी और वो निकल जाए इस सारे मामले में से। ठीक है, छोड़े सियासतदानों को, मुल्क को चलाने दें, लेकिन जिसके पास ताकत होना पाकिस्तान में, वो ताकत छोड़ता नहीं। जिसके पास इख्तियार और इक्तदार आ जाए ना, वो उसको छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान में नीचे से लेके ऊपर तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, कोई आदमी भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है राणा सनाउल्लाह साहब ने बात तो बड़ी लॉजिक की है कि बैठ जाए सारे और बैठ के कोई मसले का हल निकालें। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये अपनी बैरकों में वापस जाएं और अपनी आईनी हुदूद के अंदर जाएं और अवाम की मुंतखब क़यादत को मुल्क दिया जाए। पाकिस्तान में अगर ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो अगले इलेक्शन करवा दिए जाए और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, इदारों को उनकी स्पेस वापस दी जाए, पार्लिमान को, अदलिया को, मीडिया को, सबको उनकी स्पेस वापस मिले तो पाकिस्तान वापस ट्रैक पे भी आ सकता है। बात तो सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि इमरान खान साहब का खौफ इनको ये करने नहीं देगा। अब इस वक्त ये ऐसे स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं, जो मेरी दानिश में है वो मामला 8 फरवरी का है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि हम करेंगे एक पहिया जाम हड़ताल। देखिए अगर पीटीआई कामयाब हो जाती है, पाकिस्तान का मीडिया तो यही चलाएगा ना, 10 दुकानें खोल के भी ये चलाएगा, बल्कि 1 दिन 2 दिन पहले फुटेज बना के रख लेंगे कि जनाब जब पूरा पाकिस्तान बंद होगा तो हम ये फुटेज चलाएंगे, जनाब ये इलाका खुला, ये इलाका खुला, ये इलाका खुला। मीडिया को ये 2 नंबरियां करनी आती हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी आती है। लेकिन अगर अमली तौर पर पाकिस्तान बंद करने में कामयाब हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को, तो फिर एक बात याद रखिएगा, खतरे की घंटी बज जाएगी, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसके लिए अब कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे दौरे रखे गए हैं, सुहेल अफरीदी के मुख्तलिफ इलाकों में वो जाएंगे, मुख्तलिफ इजला में वहां रैलियां निकाली जाएंगी, एक मोटिवेशन जो है वो अब शुरू की जाएगी और स्टूडेंट्स को बहुत अहम रोल मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो आप देखेंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगी। नंबर 2, 9 तारीख को जुमे वाले दिन अब ये खैबर पख्तूनख्वा से वजीर आला उठेंगे और अपने साथियों के साथ सिंध जाएंगे। कराची में बड़ी गहमा गहमी है, इसके ऊपर मूवमेंट शुरू हो गई है और कराची में बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा इस तरीके से मुतहर्रिक होने जा रहा है। तो कराची ने पहले भी बड़े बड़े इज्तिमा किए हैं, कराची ने पहले भी बड़ी जबरदस्त पैगाम दिया है हर मौके के ऊपर। तो यहां आप देखते हैं कि कराची किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो 8 फरवरी की फिक्र है, स्ट्रीट मूवमेंट की फिक्र है, और जब भी इन्हें फिक्र होती है ये इसी किस्म का कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन नया साल आया नादरीन, सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। पाकिस्तान में लोग रात भर नाच गा रहे थे सड़कों पे, ऐसे जैसे पाकिस्तान की तरक्की का सफर रुक ही नहीं रहा। यानी ऐसे नाच गा रहे थे जैसे लोग इंटरटेनमेंट के बेचारे तरसे हुए हैं, सुख का सांस ही कोई नहीं है। तो जब उन्हें मौका मिलता है वो बाहर निकलते हैं, अपने लाउड एक्सप्रेशन शो करते हैं, नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन क्या हम वो कर रहे थे जो इस्तांबुल में हो रहा था? यानी जब लाहौर की और मरी की सड़कों पे और बाकी शहरों की सड़कों पे लोग नाच गा रहे थे ना, तो उस वक्त इस्तांबुल में तैयारी हो रही थी गजा के साथ इजहार यकजहती की। 5.25 लाख लोग निकले इस्तांबुल में और उन्होंने दुआ भी की, इजहार यकजहती किया गजा के अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ। लेकिन पाकिस्तान में कॉन्सर्ट हो रहे थे, नाच गाने हो रहे थे। पाकिस्तानियों को यह सोचना पड़ेगा कि उनके ऊपर यह जुल्म क्यों होता है। ये जालिम आपके ऊपर तब तक मुतहर्रिक रहेंगे जब तक आप एक मुट्ठी बनकर खड़ा होना नहीं सीखेंगे। गानों पे झूमने से बेहतर है कि आप एक दफा दमादम मस्त कर अंदर करें और अपना हक मांगें, क्योंकि आपके हक के लिए सिर्फ लीडर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लड़े। कभी नवाज शरीफ लड़े, कभी बेनजीर लड़े, कभी जुल्फिकार दी भुट्टो लड़े, कभी कोई और लड़े, आज इमरान खान लड़ रहा है वो लड़ाई। आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको खड़े होना पड़ेगा। पाकिस्तानी जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक लीडर जितनी मर्जी कुर्बानियां देते रहे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। एक दफा पाकिस्तानियों को खड़ा होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा बाहर, जैसे कौमें निकलती हैं। पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को एक बड़ा पुरअमन तरीके से, बड़ा शानदार तरीके से इनकलाब का एक जलवा दिखाया था। ये वही पाकिस्तानी है। इन्हें एक मरतबा फिर पुरअमन तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को बताना पड़ेगा कि हमारे पास दूसरा तरीका भी है और हम इससे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और बड़े पुरअमन तरीके से हो जाएगा। इनकी तबीयत सेट हो जाएगी अगर एक दफा पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाए तो, और पाकिस्तान बाहर अल्टीमेटली आ ही जाएगा। क्योंकि पाकिस्तानियों का मुकाबला को बहुत अक्लमंद लोगों से नहीं है, वो भी बड़े एवरेज किस्म के लोग हैं। अब देखें ना, ये जुरैन नज़ाबानी, इन्होंने आर्टिकल लिखा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, जिसमें उन्होंने बताया कि नई नस्ल जो है वो नफरत कर रही है आपसे। आप जो मर्जी कर ले, जो सौदा बेचने, नई नस्ल आपसे वो सौदा नहीं खरीदेगी। वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो आपको म्यूजिक एंजॉय करेगी जब उनको मौका मिलेगा।
वो बता रहे हैं कि नई नस्ल आपकी बातों में आने वाली नहीं होती। बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल को बहुत थोड़े से लोगों ने पढ़ना था। कितने लोग हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले? थोड़े से। हमें जब उर्दू अखबार और अंग्रेजी में चॉइस करनी होती है तो हम लोग, इनको उर्दू मीडियम लोग हैं तो हम उर्दू अखबार पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी पढ़ने वाले ही बहुत थोड़े से हैं पाकिस्तान में बाबू, बहुत थोड़े लोग हैं। और उनमें से भी ज्यादातर आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, खबरें वबरें देखते हैं, निकल जाते हैं। ये आर्टिकल्स की एक दौड़ के अंदर ये आर्टिकल कहीं गायब हो जाता है। लेकिन आप देखें कमाल उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर का जिसने इसको डिलीट करवाया। जैसे ये आर्टिकल डिलीट हुआ, इसको लाखों लोगों ने पढ़ा, इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन हुई और उसके बाद मिलियंस लोगों ने इसको पढ़ा। ये पूरे सोशल मीडिया पे हर तरफ दिखाई दे रहा था। नज़ामानी साहब को चाहिए कि वो जाकर शुक्रिया अदा करें उस ऑफिसर का ढूंढ के, जिसने उन्हें एक आर्टिकल में उतनी शोहरत दिला दी जितनी शोहरत एक लिखारी को सैकड़ों आर्टिकल लिखने में जाकर मिलती है। तो ये बड़ी कामयाबी है उनकी और उस ऑफिसर की। मुझे तो मिली भगत लगती है कि डिलीट करवाओ ताकि सारी दुनिया उसको एक दफा पढ़ ले। नादरीन, लोग खड़े नहीं होते इसके बावजूद कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। एक के बाद एक फसल में किसान को मार पड़ रही है, लेकिन किसान खड़ा नहीं हो रहा। इंडिया में किसान के साथ ज्यादती हुई, किसान कैसे बाहर निकला? यूरोप में किसान के साथ ज्यादती हुई, किसान कैसे बाहर निकला? पाकिस्तान में किसान कोई मूवमेंट बना नहीं पाते क्योंकि जो किसान रहनुमा है उनका ताल्लुक मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से होता है और जिस पार्टी की हुकूमत आती है उनके किसान रहनुमा आगे आ जाते हैं और वो कंट्रोल कर लेते हैं पूरी की पूरी बरादरी को। तो किसानों को अपने हकीकी रहनुमा ढूंढने पड़ेंगे जो निकले और निकलकर किसानों का हक मांगे। आलू का किसान भी डूब गया, धान का किसान भी डूब गया, गंदम का किसान भी डूब गया, गन्ने का किसान, चीनी की कीमत इतनी बढ़ गई, डबल से ऊपर हो गई, और गन्ने की कीमत पिछले साल वाली, बल्कि वो भी गन्ना सुखा सुखा के उन्होंने खरीदा, किसानों को रोल के रख दिया उन्होंने। अब आलू का जो किसान है वो भी डूब गया। 66 अरब का टोटल नुकसान हुआ ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, कसूर, विहाड़ी और खानेवाल के किसानों का। रेट ही नहीं मिल रहा। अब अगर ये कोल्ड स्टोरेज के अंदर रख देंगे अपने आलू और कोशिश करेंगे कि रमजान में निकाल कर बेचे, तो रमजान भी 1 महीने के बाद आ रहा है, तो 1 महीने के बाद जब रमजान आ रहा है तो फिर अगर वहां भी कीमत ना बढ़ी तो फिर क्या करेंगे? फिर स्टोरेज के पैसे कौन देगा? तो किसान एक अजीबोगरीब मखमसे का और एक कंफ्यूजन का शिकार है और हुकूमत इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं दे रही। ये किसानों के साथ किया हमने। नादरीन, एक एक करके सारे इदारे जो है वो फारिग किए जा रहे हैं। अगली बारी ऐसा लगता है कि रेलवे की है, क्योंकि रेलवे के बारे में अब खबरें छपना शुरू हो गई। बहुत सारे इदारों को ओने पोने बेचा गया, पीआईए को बिल्कुल ही ओने पोने बेच दिया गया। सैकड़ों अरब की प्रॉपर्टी और पीआईए की जो इतनी भारी मलकियत है उन सारी चीजों को 10 अरब में बेच दिया गया। और फौज का एक झेली इदारा जो एक मालियाती इदारा है, जो काम शाम करता है, कारोबारी इदारा है फौज का, उसने पीआईए को अपने कंट्रोल में ले लिया। शिपिंग कारपोरेशन भी गई और अब रेलवे की बारी है, क्योंकि उसके नुकसान बताए जा रहे हैं कि जनाब इतना खसारा है तो इतना खसारा है। जिस इदारे का ये खसारा बताना शुरू कर देना, समझो वो इदारा गया हाथ से। ये तो पक्की खबर है। और जो इनके कंट्रोल में है उसके अंदर दबा के करप्शन है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी करप्शन हुई है सिंध में, ये छोटी सी करप्शन है। सोलर एनर्जी का जो मंसूबा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 27 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ कि जो चीज जितने की थी उससे दुगनी तिगनी कीमत की ले ली उन्होंने। सिर्फ 27 अरब की करप्शन, छोटी सी करप्शन है। यानी जो काम ये करेंगे उसके अंदर अपना खांचा निकालते हैं। यानी दुनिया में ये होता है, पहले पाकिस्तान में होता था कि 10-20% खा लेते थे, बाकी लगा देते थे। अब ऐसा लगता है कि 10-20% शायद लगाते हैं, बाकी सारा ही खा जाते हैं। आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है और हर आदमी जेबें भर रहा है कि आखिरी बारी है, जो लुटना है लुट लो, लुट मार करके इस मुल्क से निकल जाओ, भाग जाओ। सब ने अपने ठिकाने बाहर बनाए हुए हैं। ये सिंध सोलर एनर्जी मंसूबे में सिर्फ और सिर्फ 27 अरब की करप्शन का इंकशाफ हो गया है। नादरीन, सरीना होटल के मामले पे मैंने कुछ कमेंट किए थे। उस वक्त मैं सारे मामले को जानता नहीं था। मुझे अफसोस हुआ था कि होटल बंद हो रहा है, लेकिन अब जो प्रॉपर खबर है वो मेरे पास मौजूद है। ये हुआ ये था कि सरीना होटल, खैबर पख्तूनख्वा के जो तर्जुमान है उन्होंने ये बताया हुकूमत के कि सरीना होटल 44 कनाल जमीन है। 1985 में 30 साल लीज पे दिया गया था। 2015 में इसकी लीज खत्म हो गई थी और माहाना 41,667 रुपए में फी कमरा 850 रुपए महीने पे लीज पे दिया गया था। 50-50 हजार का एक कमरे का किराया, 850 रुपए महीना लीज पे दिया गया था। तो 2015 में लीज खत्म हो गई। वो दोबारा चाह रहे थे ओने पोने मिल जाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा कि ओने पोने नहीं मिलेगा और अब वो ये कह रहे हैं कि हम ज्यादा पैसा इससे लेंगे, यानी सालाना 4 करोड़ 80 लाख रुपए कम से कम यहां से बोली शुरू करेंगे वो। तो अब देखते हैं कि सरीना को किस कीमत के ऊपर ये देते हैं। और अच्छी बात यह है कि सरीना आबाद रहेगा, जो नए लोग आएंगे उसको नए तरीके से उसको चलाएंगे, बेहतर इंतजामिया वहां पे आएगी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इसका यकीन दिलाया। नादरीन, एक सवाल पूछा
तारड़ साहब ने, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने, उन्होंने पूछा कि 26वीं और 27वीं आईडी तरमीम पर तनकीद करने वाले ये नहीं बताते कि तरामीम गलत क्यों है। चले एक चीज मैं आज बताता हूं, मैं रोजाना एक चीज बता सकता हूं, लेकिन सबसे पहले ये चीज बताता हूं कि पाकिस्तान के जय्यद उलमा इकराम और मुफ्तियान इकराम के मुताबिक इस्तस्ना जो है, ताहयात इस्तस्ना या वैसे भी इस्तस्ना हो तो ये कुरान पाक की नफी करता है, कुरान पाक के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। लिहाजा इस्तस्ना जायज नहीं है। ये क्या कह रहा है, कौन कह रहा है? इस्लाम कह रहा है और मुफ्तियान इकराम कह रहे हैं, उलमा इकराम कह रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं।